आशा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश का तीसरा राज्य सम्मेलन जैन मंदिर फिरोजाबाद में संपन्न हुआ। सम्मेलन के अंत में एक 27 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष वीना गुप्ता, मंत्री संगीता और कोषाध्यक्ष दिलीप शुक्ला को चुना गया। सम्मेलन में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इसका उद्घाटन ऑल इंडिया आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय नेता सुरेखा ने किया, जिन्होंने विस्तार के साथ आशा वर्कर्स को संगठन के महत्व और उनकी समस्याओं और उसके संघर्ष के विषय में समझाया। सम्मेलन की अध्यक्षता 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने की, जिसमें कुसुमा विजया जैन और अमर सिंह शामिल थे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियन नेता नवल सिंह, भूरी सिंह, युवाओं के नेता सोनेश कुमार, खेत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश यादव और खेत मजदूर सभा के लीडर प्रभु दयाल ने जी जान से मेहनत करके इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर आशाओं की राष्ट्रीय नेता सुरेखा ने बहुत ही ज्ञानवर्धक भाषण दिया। आपके बहुत काम आएगा, इसको आप अवश्य सुने। पूरा भाषण इस खबर के अंत में आप सुन सकते हैं। धन्यवाद। और अगर वो पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर वो कहते हैं हम आपका इतना इतना पैसा डाल रहे हैं और उसमें से कटौती करते हैं। फिर वो कहते हैं इतना हमें दीजिए तब हम आपके खाते में पैसा डालेंगे। ऐसा चलता है। यही समस्या है। अगर हमारी आशा बहनें या सगरी बहनें यूनियन में आती हैं, उन्हें धमकाया भी जाता है, आप ऐसे वहाँ धरना प्रदर्शन करोगी तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, और बल्कि उनके फिर सारे कार्यों की जांच बिठा देते। तुमने कितने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, तुमने कितनी आमा ID बनवाई है, तुमने कितनी नसबंदी कराई है, तुमने कितने टीका लगवाए हैं, तुम्हारी BHR रजिस्टर दिखाइए कितना भरा हुआ है। ऐसी चीज़ों की जांच करके उन पर दबाव बनाया जाता है और उन्हें यूनियन से जुड़ने के लिए मना किया जाता है। ये ऐसी चीज़ें करते रहेंगे हमारे अधिकारी। इन चीज़ों से हमें बचना है बहनों, और यही सारी समस्याएं हमारे यहाँ की है। इसका मतलब ये है कि हमें जितनी हमारे ऊपर ज़्यादा करने की जिम्मेदारियां हैं, हमें जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे हमारी क्षमताएं हमारी और ज़्यादा बढ़ रही हैं क्षमताएं, और हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये दूसरी क्या बात है? एक और बात, हम सब घर में काम करते हैं, है ना। सरकार भी अपने साथ ही कर रही है, समाज भी हमारे साथ ही कर रहा है। हम हर रोज अपने घर में सुबह उठ के रोज खाना बनाते हैं, बच्चों का देखभाल करते हैं, हम घर की सफाई करते हैं, तमाम काम हम करते हैं। और तमाम काम करके कोई हमें कभी किसी दिन शाबाशी देता हो सोने से पहले, तो आप बता दो किसी ने ये कहा हो कि बहुत बढ़िया, आपने पूरा घर संभाल दिया और आपने इतना बढ़िया काम किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई शाबाशी आज तक किसी ने दी हो? कोई शाबाशी हमें नहीं देता, हम सारे काम करते हैं। लेकिन सब्जी में किसी दिन नमक कम हो जाए तो ये पूछते हैं ध्यान कहाँ था, है ना, क्या कर रही थी, ये सब्जी बनाई है, डांट जरूर पड़ जाएगी। कोई काम समय से थोड़ा ऊपर हो जाए, ना हो पाए, कमी हो जाए, तो उसके लिए डांट हमारे ऊपर जरूर पड़ेगी, लेकिन कभी कोई उसके लिए शाबाशी नहीं देता है। इस काम की ना शाबाशी है ना वेतन है, और यही सरकारें कर रही हैं हमारे साथ। वो ये कह रही है कि जो स्कीमों में आप काम करते हो, ये काम तो ऐसा ही है जैसे आप बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को बुला के ले आए, उनको टीके लगवा दिए। आप अपनी जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं, आपने उनको जो है थोड़ी देखभाल कर दी, गर्भवती थी तो इसके लिए पैसे की क्या जरूरत है? ये तो सेवा का काम है, महिलाओं को तो सेवा करनी ही चाहिए, और सेवा के काम के लिए कौन सा पैसा होता है? जैसे कि परिवार ने, समाज ने मान रखा है कि ये काम महिलाओं के हैं, उनको ही करने चाहिए, ऐसे ही सरकार ने भी मान लिया कि ये जो काम हम इन महिलाओं से ले रहे हैं, इस काम का कोई पैसा नहीं होता है, ये तो इनका काम है, इनका ड्यूटी है, इनका कर्तव्य है, ये करेंगी इस काम को, ठीक है, कर दो। फिर इस बात के लिए इसीलिए तो स्वयंसेवी का है, स्वयंसेवी कहते हैं ना, क्या स्वयंसेवी मतलब अपनी इच्छा से हम ये काम कर रहे हैं, और अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, तो भाई वेतन कैसा? ये परिवार ने किया, यही समाज कर रहा है। लेकिन जब आप संगठन में काम करते हैं, तो संगठन में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है? देखो, मैं आज आई हूँ आप लोगों के बीच में बोलने के लिए, और मैं चली जाऊंगी, हो सकता है मैं 10 साल ना आऊँ,
और 10 साल बाद भी यदि आप में से किसी को मैं मिल गई तो पक्की बात है आप सबको मैं याद रहूंगी और मेरी बहुत सारी बातें भी याद रहेंगी ना। इसका मतलब जो मैंने आपको 1 घंटा दिया, इस 1 घंटे की कितनी वैल्यू है कि वो छप गया हम सबके पास, वो याद रहेगा हम सबको। लेकिन जो हम हर रोज घर में घंटों काम करते हैं वो नहीं छपता है। तो इसलिए एक संगठन बनाना अभी वो हम जो इज्जत हम समाज में कहीं नहीं पाते हैं, यदि हम ईमानदारी से अपने संगठन का निर्माण करते हैं, उसमें समय देते हैं, तो उस संगठन निर्माण से हम जो इज्जत पाएंगे वो हमें इस समाज में और कहीं से भी नहीं मिल सकती है। और हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम आशा लग गए। जब लगे थे तब हमें नहीं पता था कि काम की इतनी वैल्यू है। वो तो ऐसे ही एनएम ने नाम लिख लिया था, ये कह दिया था कोई नहीं, बच्चों को बुला दियो आस पड़ोस से, गर्भवती महिलाओं को बुला लाइए, उनका टीका लगवा दियो और आपका नाम लिख लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे हम बन गए आशा वर्कर। लेकिन जब आशा वर्कर बने हैं तो अब हमें पता चला कि हमारा काम कितना महत्वपूर्ण काम है। हम जो है इस समाज के निर्माण का काम कर रहे हैं, तो ये हमें अब जाके पता चला। और इस बहाने से हमें घर से बाहर निकलने का भी मौका मिलता है, क्योंकि हमें आशा का काम करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। तो हम अपने गांव की बाकी महिलाओं से अलग महिलाएं हैं, उनसे ज़्यादा अधिकार हमारे पास हैं। और यदि हमारे पास उनसे ज़्यादा अधिकार हैं तो इस सम्मेलन के माध्यम से मैं आज से आपसे एक तो महत्वपूर्ण पहली तो अपील आपसे यही कर रही हूँ कि आपको ये जो मौका मिला है, इस मौके को एक सुंदर तरीके से, बढ़िया तरीके से अपने संगठन निर्माण के लिए उसका इस्तेमाल करें। थोड़ा लोड भी उठाना पड़ेगा, थोड़ी सी ज़्यादा दुख उठाना, थोड़ी ज़्यादा तकलीफ उठा के भी हम ये काम करते हैं। मेरे भी छोटा सा बेटा है, उसको साथ ले लेके घूमती रहती हूँ मैं। बिल्कुल वो 2.5 महीने का था, मैं तब से जा रही हूँ। मैं पहली बार गई थी, मैं जब गई थी 2.5 महीने का था वो, तब गई थी मैं, पहला मेरा जो प्रोग्राम था। तो उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है अब, लेकिन उसको साथ में लेके हो गया बड़ा। कोई बात, तकलीफ तो हुई, उठानी पड़ी तकलीफ। तो ऐसे ही अनेकों तकलीफें सबको हो सकती हैं, लेकिन उनको साथ सामंजस्य से बिठा के हमारी इच्छा होगी तो हम ज़रूर काम कर सकेंगे, हम अपनी यूनियन बना सकेंगे और ये काम हमें करना है। पहली तो मैं आप लोगों से ये अपील कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जब हम चलो हमने सोच लिया कि हम काम करेंगे, काम करने के लिए देखो रोटी बनाना तो हमारी माँ रोटी बनाती थी, उसको हमने देखा, हमने भी रोटी बनाना सीख लिया। सब्जी हमारे घर में बनती थी, मेरी माँ बनाती थी, सबकी माँ बनाती थी, हमने उनको सबको देखा और हमने देख के सीख लिया। ऐसे ही घर गृहस्थी चलाना हमने दूसरों को देख के सीख लिया। लेकिन हमारे परिवार में, हमारी परवरिश में, हमारे पास कभी भी ऐसा पालन पोषण में ऐसी कोई भी ऐसी हमारे पास शिक्षा नहीं है। हमने जो स्कूल में किताबें पढ़ी उसमें भी ये नहीं पढ़ा कि संगठन कैसे बनाते हैं, उस संगठन को कैसे चलाते हैं, संगठन को चलाने के लिए हमें किन किन जो है कितनी क्षमताएं चाहिए, क्या हमें समझ चाहिए, ये आज तक हमें किसी ने नहीं बताया है। ये नहीं बताया है और हम संगठन बनाने चल पड़े तो भाई कैसे संगठन बनाएंगे, ज्ञान ही नहीं है कि हमें संगठन कैसे बनाना है। अब आप पेपर देने जाओगे और पेपर की तैयारी नहीं करोगे तो फेल होगे ना। इसलिए पहला काम जो है हमें शिक्षा का, जब हम अपनी कमेटी बना लेंगे, अपना चुनाव कर लेंगे, उस चुनाव के बाद आप एक क्लास करना अपनी तमाम जिला कमेटियों को मिला के, अपनी राज्य कमेटी को मिला के, उसके अंदर हम संगठन कैसे चलता है, संगठन के क्या कायदे कानून हैं, क्या हमें उसमें क्या काम करने हैं, किस तरह से करने हैं, क्या हमारे सामने चुनौतियां आएंगी, उसके बाद हमें एक ये बेहद ज़रूरी काम है, ये बेहद ज़रूरी काम हमें अपने सम्मेलन के बाद करना है, ठीक है। मैं ये आपको काम बता रही हूँ, ये दूसरा बताया मैंने कि हमें एक शिक्षा का काम करना है। इसके बाद जब हम शिक्षा, अरे इन्हें चुप करो भाई, तो हम कांगड़े इन्हें चुप करो, आपस में नहीं बोलना है। तो आप बोलिए नहीं ना, आपस में बाहर जाके बात करिए। भाई संगठन मिला बना के क्या मिलेगा, संगठन बना के देखो पहले भी बात आ गई, केरल में भी है संगठन, आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, अनेक राज्यों के अंदर, हमारा पश्चिम बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में, उड़ीसा में, अनेक राज्यों के अंदर संगठन है, अनेक राज्यों के अंदर संगठन है।
और उनके संगठन और वो संघर्ष करते हैं, तो फिर अपने आप को उनके साथ एक बार रख के देखिए कि वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तब पता चलेगा हमें कि भी संगठन की क्या वैल्यू होती है। आपको बताया गया, आपने बताया, मैंने आपसे सुना है कि ये कहा था कि मोबाइल डाटा के लिए महीने के 200 रुपये देंगे, है ना, लेकिन वो 200 रुपये नहीं देते हैं, लेकिन हमसे ऑनलाइन काम करवाते हैं। ऐसा ही है ना। हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर सिम दे रखा है सरकार ने। उस सिम में 1.5 GB डाटा हर महीने का और अनलिमिटेड कॉल फ्री, ये वो खुद करवाती है सरकार। किसी आशा को अपना सिम रिचार्ज नहीं करवाना, उनका पूरा महीना सिम चलेगा, नेट भी चलेगा, सरकार अपने आप उस सिम को रिचार्ज कराएगी। ठीक है, सिम दे दिया, बोले आप काम कर दो। भाई क्यों काम करते हैं, कहाँ पे काम करेंगे हम, हमें फ़ोन नहीं है। फिर उनको फ़ोन दे दिए, भाई ये लो फ़ोन, अब काम कर दो। सिम भी दे दिया, डाटा भी दे दिया, फ़ोन भी दे दिया। फिर हमने कहा जी ऐसे काम नहीं होता, पहले ट्रेनिंग दो। उन्होंने ट्रेनिंग भी दे दी। ट्रेनिंग के बाद बोले अब काम कर दो। तो हरियाणा की आशा ने कहा ठीक है, अब हम काम करने में सक्षम तो हो गए हैं, कर सकते हैं, अब आप हमें इस काम का पैसा दे दो, फिर हम काम कर देंगे। हरियाणा में आशाओं के पास सिम भी है, मोबाइल भी है, डाटा भी है, ट्रेनिंग भी है, सारी चीज़ें हैं। ये संगठन की ताकत है। ठीक है, उसके बाद भाई आपको जो है 2000 रुपये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 2000 रुपये फिक्स है। वो फिक्स नहीं है आपके 2000, 8 एक्टिविटी है वो आपको पूरी करनी है। आप पूरी करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और उसी 2000 का 1500 उन्हीं 8 एक्टिविटी के साथ जोड़ के 1500 राज्य सरकार आपको देगी। यानी कि 2000 की वो जो 8 एक्टिविटी आप पूरी नहीं करोगे तो आपके 8 एक्टिविटी के पैसे भी कटेंगे और 1500 में से भी कटेंगे। लेकिन केरल में तो ऐसा नहीं है। केरल की आशाओं को 7000 रुपये मिलते हैं फिक्स, जिसके साथ कोई काम नहीं जुड़ा हुआ, कोई भी। उसके अतिरिक्त उनको 2000 रुपये ये मिलते हैं, तो हो गए टोटल 9000 रुपये। उसके अतिरिक्त उनको बहुत तरह के इंसेंटिव्स भी मिलते हैं अलग से। हरियाणा की आशाओं को 6100 रुपये मिलते हैं फिक्स। कोई एक्टिविटी उसके साथ लिंक नहीं है, एक भी एक्टिविटी उस 6100 रुपये के साथ लिंक नहीं है। 6100 रुपये, 2000 सेंटर वाले वो भी 8100 रुपये। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंसेंटिव्स हैं, चाहे वो टीकाकरण का है, चाहे JSY का है, और आपका जितने भी तरह के इंसेंटिव्स हैं, उन सब इंसेंटिव्स पे हरियाणा सरकार से 50% बोनस लेते हैं। 50% बोनस मतलब टीकाकरण का 150 रुपये है, तो 150 रुपये सेंटर की गवर्नमेंट देगी, उस पर 75 रुपये हरियाणा की सरकार देगी। और इतना ही नहीं है, 2018 में जब आंदोलन किया, ये कहा कि ये पैसा कम है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो 250 हो गया, और 100 रुपये और उसमें जो हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से बढ़ा रखा है। इसका मतलब टीकाकरण के कैंप का जो आपको 150 रुपये मिलता है, हरियाणा में कितना मिला? 350। ठीक है, 100 रुपये, फिर 150 रुपये प्लस 50%। तो इस तरह से ऐसे ही जनरल की डिलीवरी का आपको कोई पैसा नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता। हरियाणा में मिलता है। क्यों मिलता है हरियाणा में? हमने हड़ताल की, आंदोलन किया, मांग की कि भाई हम जनरल की डिलीवरी लेके क्यों जाएंगे, उन महिलाओं को क्या देखभाल की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए क्यों पैसा नहीं है। वो कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काट दिया तो स्टेट गवर्नमेंट दे दी, तो स्टेट गवर्नमेंट देती है। जितने भी इंसेंटिव्स हैं, उन तमाम इंसेंटिव्स पे, चाहे वो आपका HPPNC का है, ANC का है, सब पे किसी पे 50, किसी पे 100 रुपये अतिरिक्त हरियाणा सरकार से इंसेंटिव्स भी है। और जो इंसेंटिव बाकी बनता है उसको उनको 50% बोनस भी मिलता है। 6100 रुपये वो फिक्स भी लेते हैं, और ये बाकी 2000 रुपये भी लेते हैं। ये लिए पक्का करा लिया, 2000 में से कटेंगे नहीं। आपका ये गैर संचारी रोग का सर्वे करते हो आप, गैर संचारी रोग का, वो गैर संचारी रोग का सर्वे करने के लिए आपको CBAC फॉर्म के 10 रुपये देते हैं ना, तो 10 रुपये वो 30 रुपये देंगे हरियाणा में, वो अभी नहीं मिला। वो सारा पैसा लेते हैं, चाहे हमने तमाम। तो ये क्यों है? आप ये समझ में आया कि भी ये क्या बात है कि भाई हरियाणा में तो ये हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी 3 महीने हड़ताल चली, उसके बाद 4000 रुपये फिक्स प्लस 2000, 6000 रुपये तो मध्य प्रदेश की भी आशाओं ने ले लिया।
मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है ना। भाई सरकार तो वही है सब जगह पे, लेकिन सब जगह पे सरकार को होने के बावजूद भी आशाओं की हालत अलग अलग है। जो भी कोई बिना पैसे का काम आता है, हरियाणा की आशा एकजुट होकर कह देती है ये बिना पैसे का काम, ये स्वास्थ्य विभाग से बाहर का काम है, ये काम हम नहीं करेंगे। और 100% आशाओं ने काम बंद, काम की छुट्टी। कैसे बनी है एकता? अपने आप बनी है? नहीं, बनाई गई है। कैसे बनाई गई है? ऐसे बनाई गई है आप जैसी ही बहुत सारी आशा बनकर, वो जो है भाई संगठन के लिए काम करने के लिए, और हमने सब ने मिलकर हर एक पीएचसी सब सेंटर पे तमाम जगह पे जा जाके एक आशाओं को समझाया, उनको जो है संगठन के अंदर लेके आए। उसके बाद उनकी स्कूलिंग करी, उनको ट्रेनिंग दी, उनको जिनको बोलना नहीं आता था उनको भाषण देने की भी ट्रेनिंग दी, संगठन चलाने की ट्रेनिंग दी, यूनियन बनाने की ट्रेनिंग दी, मीटिंग चलाने की ट्रेनिंग दी, प्रेस नोट लिखने की ट्रेनिंग दी, कैश मेंटेन करने की ट्रेनिंग दी, और उनको जो क्या सवाल आते हैं आशाओं के, उसको उनको क्या जवाब देने हैं, अधिकारी क्या सवाल करते हैं उसको हमें क्या जवाब देना है, वो सब ट्रेनिंग दी। और वो ट्रेनिंग देके जब वो पूरी पीएचसी सब सेंटर जाके हमने सबको इकट्ठा किया और बड़े बड़े आंदोलन किए, कई दिन के, बिल्कुल काम बंद, 100% काम बंद करके हड़ताल पे बैठ गए। अब ये जो आपने कहा अधिकारी ये ऐसा करते हैं, ऐसा मत करो, ये फोटो छोड़ दो, फोटो बाद में। आप अधिकारी क्या करते हैं? अब ये कह रहे कि अधिकारी भड़काते हैं, अधिकारी डराते हैं और हम डर जाते हैं। भाई हम किस बात से डर जाते हैं? ऐसा हमें क्या मिल रहा है कि हम जो इतना ज्यादा डर रहे हैं? मान लिया उनको तो आप ये भी धमकी दे सकते हो, भाई मैं तो 400-500 रुपये तो दिहाड़ी एक दिन में वैसे ही कर दूंगी, है ना, महीने में 5 दिहाड़ी की और आशा वाला काम, तो इतनी आमदनी तो मेरी पूरी, फिर आपकी डांट क्यों सहूंगी मैं? इसलिए फ्री में इसलिए डांट सहनी है, नहीं सहनी। लेकिन यदि एक ये बोलेगी तो गाज गिरेगी, और आप सारे बोल दोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं तो हमें सबको बोलना पड़ता है, और ये सब जगह पे होते हैं। आपने कहा वो जाके अधिकारियों को बता देंगे, वो सब जगह बताते हैं, उनको बताने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। और एक समय ऐसा आएगा यदि आप मजबूती से लड़ोगे ना, तो जो बीच में 2-4 ऐसी बच जाएंगी जो उनको बताना ही बताना, चुगली करनी, उससे क्या होगा कि आपकी जो मजबूत खबरें हैं ना वो अधिकारियों तक पहुंच जाएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही सीधे हो जाएंगे। उनको ये पता चल जाएगा, अच्छा आप ये प्लानिंग कर रही हैं, अच्छा आप ये योजना बना रही हैं, इसके बाद ये करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि भी एक पीएचसी की आशाओं का पैसा रुक रहा है, मीटिंग कर ली, मीटिंग करके भाई इसके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसके लिए लिखित में इसकी शिकायत आगे डालेंगे, चलो ठीक है। मीटिंग में 25 में से 2 ने चुगली कर दी, जी आपकी शिकायत डलने वाली है, शिकायत डलने वाली है। यदि आपका संगठन नहीं है तो वो कहेगा जब कौन सी 2 थी वो जो बात करनी थी, आओ उनको मैं देखता हूँ। और यदि आपने बात कर ली और उन्होंने 2 ने जाके बता दी, तो अधिकारी ये कहेगा ना आगे जाने की क्या जरूरत है, मुझे बता देते पहले, आओ मेरे पास, कौन सा पैसा आपका रुका हुआ है, लाओ मैं आपका पैसा लाऊं। ये ताकत होती है। तो संगठन बनाना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई आप लोग आज से यहाँ से ये प्रण लेके जाए कि हम अपना कुछ बांटे, एरिया बांट ले कि मैं इतनी 5 पीएचसी 10 पीएचसी पे मैं जाके ये बात बताऊंगी, 10 पे आप, और उसके बाद एक आंदोलन करो, अपनी जो लोकल समस्या है उनके लिए आंदोलन करो। ऐसे कैसे कोई आपको परफॉर्मे का पैसा रख सकता है? कोई पैसा नहीं रख सकता, आपका एक भी रुपया नहीं काट सकता। यदि आप सचेत हैं और यदि आप जो है निडर हैं और आप लड़ना जानते हैं तो आपका कोई एक भी पैसा नहीं काट सकता है, ठीक है। लेकिन ये होगा कैसे? देखो भाई ये ऐसे तो होगा नहीं, हम ये कहें मैं ऊंची जाति, मैं नीची जाति, मैं हिंदू, ये मुसलमान, वो ईसाई, वो तो सिख है, वो तो ये है, और भाई मैं उसके साथ बात नहीं करूँगी, मैं इसके साथ बात नहीं करूँगी, ये तो इस तरह से काम नहीं चलता। क्या ऐसे संगठन बनेगा? 10 लाख आशा है हमारी पूरे देश के अंदर, 10 लाख में से हो सकता है 1 लाख आशा वर्कर्स मुस्लिम भी हों,
ठीक है, 1 लाख आशा वर्कर ऐसी भी हों जो किसी भी धर्म को ना मानती हों, ऐसी भी हो सकती हैं, है ना। कुछ ऐसी होंगी सिख होंगी, ठीक है, कुछ ऐसी होंगी ईसाई होंगी, कुछ और होंगी, फिर जातियाँ आ गई, कुछ स्वर्ण होंगी, कुछ अगड़ी होंगी, कुछ पिछड़ी होंगी, कुछ ये होंगी, और सब ने यदि ये कह दिया ठीक है हाँ ना मैं उससे बात नहीं करूँगी, हम तो अपनी अलग यूनियन बना लेंगे, तो क्या लड़ाई संभव है? तो संगठन में जब हम आते हैं तो संगठन में आने के लिए तो ये जो तगमा हमने ले रखा ना जाति का, धर्म का, इस सब को उतार के संगठन में आना पड़ता है। संगठन में हम आ गए तो हम सब बराबर हैं, हम सब आशा वर्कर हैं, हमारा सबका एक जैसा शोषण हो रहा है। आप फर्क तब तो कर सकते हो जब आपको ये पता हो ये मुस्लिम आशा वर्कर है, इसको तो देता नहीं होगी पैसे, इसकी तो तनख्वाह काट रखी है, मेरे को पूरे देता है। यदि हिंदू को वो 26,000 देता हो और मुस्लिम को 4,000 देता हो तो ठीक है, फिर तो मुसलमान ही बोलेंगे, हिंदू तो बोलेंगे नहीं, फिर तो टाल कर दो आप बोलने की। जब आपको पता है मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, अगड़ी हूँ या पिछड़ी हूँ, हम सबका एक जैसा शोषण हो रहा है और हम सबके साथ एक जैसा ही अन्याय हो रहा है, तो हम सबको फिर एक साथ एकजुट होके ही तो काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए संगठन में जब हम आते हैं ये मुश्किल काम है, कहना ये बोलना तो आसान है लेकिन इसको व्यवहार में उतारना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल काम में से हम अपने संगठन में ये तय करना ये बहुत आसान है कि भी मैं ये नहीं करूँगी, इतना हम आपस में व्यक्तिगत तौर पे तय कर लेना इतना तो है आसान, लेकिन उसके असर जो सामाजिक असर हमारे ऊपर आते हैं उसको वो बहुत मुश्किल काम है। ये मैं कोई इसको आसान करके नहीं बता रही, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन उन गहरी जड़ों को भी काटने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने संगठन को एक ऐसा संगठन बनाए जिसमें हम ये इस तरह के भेदभाव हमारे ना हों। अनेकों समस्याएं आती हैं, हम महिला होने के नाते हमें अनेक तरह की समस्याएं आती हैं, हमें विभाग में समस्याएं आ सकती हैं। मैं अपना हरियाणा का अनुभव से आपको बता सकती हूँ कि हमारे पास शिकायतें आती हैं महिलाओं की, एम्बुलेंस ड्राइवर तक से लेके और जो है CMO तक की हमारे पास शिकायतें आई हैं कि वो जो है महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग उनका गलत इस्तेमाल करने की भी कोशिश करते हैं और हमने उन सब के खिलाफ लड़ा है। घरों में से हमें शिकायतें मिलती हैं, उनके जो है आस पड़ोस से हमें शिकायतें मिलती हैं। जब हम काम करते हैं यहाँ तक कि जो हमारे लाभार्थी हैं जिनको हम सेवाएं देते हैं उन परिवारों से हमें शिकायतें, वहाँ से हमें शिकायत आती है कि भाई किसी का जो है गर्भवती महिला है उसका पति शराबी है, ऐसा ही है, उनको रात को बुला लिया आ जाओ मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला, वो गई तो उनको पता चला कि पत्नी तो वहाँ पे थी ही नहीं। ऐसी भी हमें जो है शिकायतें मिली हैं। और हम जो उत्तर प्रदेश की 85,000 80,000 जो आशा वर्कर है, आपको क्या लगता है ये आप में से किसी के साथ नहीं हो रहा हो तो रहा है लेकिन कोई बोलता नहीं, उनको पता नहीं है कि कहाँ बोलना है, कैसे कहना है, किसको कहें। और कहता आदमी तब है जब उसको ये उम्मीद होती है कि ये मैं कहूँगा और मेरी बात का समाधान हो जाएगा, तब कहता है, नहीं तो उसको और इसीलिए ये जो संगठन है, यूनियन है, हम महिलाओं के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे मायके का काम करती है। हमारा मायका जो है जब हमें ससुराल में तकलीफ हो सकता है मायके वाले खड़े ना मिले, लेकिन यदि हमारे पास एक अच्छा और मजबूत संगठन है तो हमारी हर तकलीफ में हमारे मायके की तरफ से खड़ा हुआ मिल सकता है संगठन। असली संगठन यही होता है और ये गुण हमारे संगठन के अंदर होने चाहिए। और यदि ये तमाम गुण हम अपने संगठन के अंदर बनाते हैं तो पक्के तौर पे हमें अनेक तरह की राहतें मिलेंगी और जो ये शोषण हो रहा है इस शोषण से मुक्ति भी मिलेगी। एक बात और कि हम राज्य सरकारों के खिलाफ तो अलग अलग राज्यों के अंदर हमने लड़ाई लड़ी है, वहाँ से हमने राहतें भी हासिल कर ली, जैसे केरल का बता दिया, आंध्रा का बता दिया, हरियाणा का बता दिया, मध्य प्रदेश का, बिहार वाला भी वो सरकार पलट की तो उनका रुक गया, उन्होंने भी 2 महीने तक हड़ताल करके उनकी भी उपलब्धि हुई थी, उनको भी जो है मानदेय उनका भी बढ़ा था तो वो लागू नहीं हुआ बिहार का भी, लेकिन बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी बिहार की आशा वर्कर्स ने भी। तो राज्य सरकारों के खिलाफ लड़के तो हमने हासिल कर लिया। स्कीम किसकी है? केंद्र सरकार की। राज्य सरकारें क्या कहती हैं? राज्य सरकारें कहती हैं ये केंद्र की स्कीम है, केंद्र सरकार आपको पक्का करेगी, केंद्र सरकार आपको न्यूनतम वेतन देगी, तो वो
वो केंद्र सरकार से तो न्यूनतम वेतन लेने के लिए हमें अपनी 10 लाख आशाओं को एकजुट करना पड़ेगा, सबको एक साथ जो है मैदान में उतरना पड़ेगा। और जब सबको एक साथ मैदान में उतरना पड़ेगा तो आप यूपी की भी 80,000 महिलाओं को तो एक साथ आना पड़ेगा। राज्य सरकार भी समझ रही है, आपके सब अधिकारी भी इस बात को समझते हैं और इसीलिए वो आपको इकट्ठा नहीं होने देना चाहते और इसीलिए वो यूनियन के खिलाफ भी प्रचार करते हैं। आपको तो पता नहीं है, क्योंकि हमारा मजबूत संगठन नहीं है कि संगठन से हमें क्या मिलता है, संगठन से क्या फायदा होता है, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें फायदा नहीं लेनी है। और उनको पता है कि संगठन से क्या फायदे होते हैं और सत्ता को क्या नुकसान होता है, इसलिए वो पहले से सचेत है कि हमें कोई संगठन नहीं बनने देना है। वो तैयार है इस बात के लिए, लेकिन वो तैयार है तो तैयारी तो अपनी भी होनी चाहिए ना, और तैयारी अपनी होनी चाहिए। तो एक तो ये डर मन में से निकाल दो, हटा देंगे, क्या हटा देंगे, कुछ नहीं हटा देंगे। आप 80,000 महिलाएं आप संगठन जोड़ लोगे, मान लिया 10-20 को हटा दिया ना, आप सारे मिलके उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भी, कितना मानते हैं आशा का, उतना मानते तो आप पैसे दे दोगे उसको दे के कह दो चलो अब से ठीक है तुम यूनियन की कार्यकर्ता करो, यूनियन में काम क्या करना है, हो सकता है। और वहाँ तक नौबत ही नहीं पहुँचती। अब जितने स्टेट लड़ रहे हैं वहाँ तक तो आज तक तो ये नौबत आई नहीं है, हरियाणा में तो आई नहीं कभी भी, एक भी आशा वर्कर हमारी आज तक सर जो है कोई विभाग हटा नहीं सका। एक आशा वर्कर हरियाणा में हटाई थी, एक आशा वर्कर, और वो आशा वर्कर के व्यवहार से उस जिले की भी सारी आशा वर्कर परेशान थी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। हमने उस जिले को कहा भैया हटा दिया आपके जिले की, आप ये कल को आपके ऊपर भी आँच आएगी, आप भी बोलो आप भी हटा दो। बोले दीदी हम तो इससे बहुत परेशान थे, या हट गई अच्छी हो गई, हम तो कोई नहीं बोलते। उसके जिले की एक भी आशा ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन हमने ये समझा कि भाई आज एक आशा को हटाया है, कल को दूसरी को हटाएंगे, कल को तीसरी को हटाएंगे। हमने स्टेट पे आंदोलन करके, और जिसका उसकी खुद के जिले की आशाएं साथ नहीं दे रही थी, वो खुद प्रदर्शन में नहीं आ रही थी, खुद को वापस लगवाने के लिए हमने उस आशा को भी वापस लगवा दिया। आज रिकॉर्ड है कि कोई आशा वर्कर हरियाणा में हटाई नहीं गई, जो हटाई गई सबको जो है वापस लगवा दिया गया, किसी की नौकरी नहीं गई। इतने लंबे आंदोलन के बाद तो जब हम लड़ते हैं तो कोई नौकरी नहीं जाती है। कई सारे पक्षों पे बात करने की जरूरत है। जब हम अपना सम्मेलन करते हैं राज्य का, तो सबसे पहले तो हम ये जायजा लेते हैं कि हमारे देश का, प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम क्या है, किस तरह की सत्ता आज हमारे देश के अंदर है और वो किस तरह से हमें चुनौतियां पेश कर रही है, और उन चुनौतियों का हम किस तरह से सामना करेंगे। ये सबसे पहला काम हमारा होता है सम्मेलन का। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से तो बातचीत हुई नहीं है, लेकिन कुल मिला के यदि मैं उसको बहुत थोड़े शब्दों में आपको ये कहना चाहूँ तो ये कह सकती हूँ कि आज हम आज़ादी के 75 साल बाद सबसे गहरे संकट के अंदर हैं। हम उसको महसूस कितना कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती, आप लोग बोल के बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमने जो आज़ादी का अपना आंदोलन लड़ा था, अंग्रेजों का जो राज था, और जब हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर भेज रहे थे, तब हम जो संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष हमारा कई तरह का